नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट के लिए जैसे कि हम आपको मॉडल पेपर करा रहे हैं, तो आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 5। इससे पहले हमने मॉडल पेपर नंबर 4 देखा था। पिछला वाला वीडियो साइड में आई बटन में मिल जाएगा, जिसमें संस्कृत और पर्यावरण के 60 प्रश्न हमने देखे थे। आज के मॉडल पेपर नंबर 5 में हम बाल विकास और हिंदी के 30 और 30 यानी टोटल 60 प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में इनमें से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। शिक्षक पद्धतियों और विषयों के जो है वो ज्ञान में दक्षता, या फिर अति मानक जो भाषा है उसमें पढ़ाने में दक्षता, या फिर पढ़ाने की जो है वो उत्सुकता, या फिर धैर्य और दृढ़ता। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सबसे महत्वपूर्ण की बात की गई है, तो क्या होना चाहिए शिक्षक में। आप खुद से सोच कर देखिए, यदि आप शिक्षक हैं तो आप में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे कि धैर्य और दृढ़ता सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे अलग अलग प्रतिभा वाले होते हैं और अलग अलग प्रतिभा वाले बच्चों में कुछ डिस्टर्ब भी करते हैं। तो आपके अंदर धैर्य होनी चाहिए उनको समझाने के लिए। सभी जो छात्र हैं उनको समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और दृढ़ता दोनों ही जो है आवश्यक है। दूसरा प्रश्न, कि किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक जो है वो माना जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, या फिर शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि विद्यार्थी जब ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि अभिप्रेरित शिक्षण जो है वो हो रही है। क्योंकि जब मोटिवेट होंगे ज्यादा से ज्यादा छात्र, जब उनमें अंदर से इंटरेस्ट आएगा, तभी वो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ये जिज्ञासा जो है उसको दर्शाता है। अभिप्रेरित जो शिक्षण उसका एक संकेतक माना जा सकता है। सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, मैस्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत को क्या जो है वो कहा जाता है। आवश्यकता का सिद्धांत, अंतर्निहित का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, या दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहते हैं आवश्यकता का सिद्धांत, बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैस्लो ने अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यकता स्तर बताए हैं। कुछ इस टाइप से आप उसे ग्राफ में जो है वो दर्शाते हैं। और उस ग्राफ में जो इस टाइप से जो सबसे नीचे आप देखते हैं, वो आपका आता है शारीरिक। फिर उसके ऊपर आपका आता है सुरक्षा की आवश्यकता। फिर उसके ऊपर आपका आता है सामाजिक जो है वो आवश्यकता। फिर उसके ऊपर आता है सम्मान की जो है वो आवश्यकता। और सबसे ऊपर आता है आपका आत्मानुभूति। तो ये सभी जो आवश्यकता हैं, उनको मैस्लो ने 5 आवश्यकता स्तर के जरिए जो है वो बताया है। अभिप्रेरणा के लिए है, ध्यान रखिएगा, क्रम ध्यान रखिएगा, नीचे ऊपर जो है उसको ध्यान रखिएगा। अधिकतर प्रश्न पूछे जाने का तरीका ऐसे भी होता है, जैसे अष्टपद सोपानकी वाला जो सिद्धांत है, उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे निम्न स्तर क्या है, या ब्लूम के संज्ञानात्मक सिद्धांत में सबसे निम्न स्तर क्या है। ऐसे क्वेश्चन हमने देखे भी इससे पहले वाले प्रैक्टिस या मॉडल पेपर में। चौथा प्रश्न, परामर्श का उद्देश्य क्या है। अच्छा, आंसर मैंने इसमें आवश्यकता का सिद्धांत बता दिया। तो बताइए उद्देश्य क्या है। बच्चों को समझना, बच्चे की जो कमियां हैं उनका जो है कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, या फिर सभी। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। तो बच्चों को समझना भी है, बच्चों की कमियों का कारण पता लगाना भी है, समायोजन में भी सहायता देना। यानी कुल मिलाकर आप कहेंगे कि सभी जो है वो सही हो जाएंगे। यानी उपर्युक्त सभी जो है आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। बच्चों को केवल समझना नहीं, बच्चों की जो समस्याएँ हैं, उनका परीक्षण करना, समस्याओं का पता लगाना, समायोजन शक्ति का विकास करना, सही स्थिति से अवगत कराना, कार्यों की रूपरेखा तैयार करना बच्चों के संदर्भ में, ये सभी आपके परामर्श के उद्देश्य में आ जाएँगे। पाँचवाँ प्रश्न कह रहा है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति आपसे पूछी गई है। श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। अब आप बताइए कि बच्चे को किसी को आपको पढ़ाना है क्या? बीजों का अंकुरण। ये संकल्पना उसको समझानी है, तो आप क्या करेंगे? इनमें कौन-सा तरीका सबसे अच्छा समझाएँगे? ब्लैक बोर्ड पर जाएँगे या श्यामपट्ट पर जाएँगे, चित्र बना देंगे और वर्णन करेंगे? क्या बच्चा समझ पाएगा? बिल्कुल समझेगा, पर उतनी बेहतर तरीके से आप कहेंगे नहीं समझेगा। बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, इससे भी समझ सकता है, पर उतना बेहतर तरीके से नहीं। विस्तृत व्याख्या बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना, विद्यार्थी खुद पौधे के बीज बोएं और उसका अंकुरण जो है उसके अलग अलग चरण होते हैं। पहले बीज से स्फुटित होता है, फिर उसमें से धीरे धीरे जो क्रम है एक एक सिंगल सिंगल, वो सभी चरणों का अवलोकन करना। तो इससे बेहतर तरीके से छत बच्चा सीखेगा, यही आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न कह रहा है, बाल विकास से तात्पर्य है डैश और डैश परिवर्तनों से जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। तो जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक, गुणात्मक, अनुभवजन्य, मात्रात्मक, बचपन वयस्कता और किशोर, या बचपन जल्दी और देर से। कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे बाल विकास से तात्पर्य है
जिसमें आपके जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक ये सभी परिवर्तन जो जन्म और किशोरावस्था के अंत जो है उसके बीच में जो है वो होते रहते हैं बाल विकास के अंतर्गत। तो यही आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न 7वां कह रहा है एक समावेशी विद्यालय है, उसके संदर्भ में पूछा गया है शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। तो निर्योग्यता से ऑप्शन डायरेक्ट ही काट सकते हैं। जो शिक्षार्थी उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो ये भी आपका सही है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, कहेंगे बिल्कुल नहीं करता है। और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, ऐसा भी नहीं है। और विशेष रूप से योग्य जो शिक्षार्थी हैं उनके अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि बी या डी में से किसके संदर्भ में, समावेशी विद्यालय के संदर्भ में कौन सा ज्यादा बेहतर होगा। विशेष रूप से जो योग्य शिक्षार्थी हैं, अगर केवल आप उन्हीं के अधिगम परिणामों को सुधारेंगे तो जो बाकी बच्चे हैं उनका क्या होगा, तो ये आपका कभी भी सही नहीं होगा। तो आपका बी वाला बचा, ये आपका सही होगा कि जो शिक्षार्थी हैं उनकी क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम, किसकी बात की जा रही है, सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होना, बस यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 8वां की प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं उसको अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं या अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल जो है वो बन सकते हैं। कौन सा सही होगा, आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। किसकी बात हो रही है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की। क्योंकि सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें ऐसे संयोग की आवश्यकता होगी। जो नॉर्मल अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो तो उसको आता ही होगा पहले से। तो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है। यही आपका सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि किसके कारण जो प्रतिभाशीलता है वो होती है, मनोसामाजिक कारकों के कारण, आनुवंशिक रचना के कारण, वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण या पी और सी दोनों। तो किसके कारण प्रतिभाशीलता आती है ये आपको पूछा गया है। तो आप क्या कहेंगे, जो मनोसामाजिक कारण है ये आपके प्रतिभाशीलता से संबंधित नहीं है। आनुवांशिक रचना हो सकती है क्योंकि आनुवांशिक प्रभाव और वातावरणीय प्रभाव दोनों ही मैंने बताया था 50-50% देखने को मिलता है, ये हो जाएगा। और वातावरणीय जो अभिप्रेरणा है वो भी आपकी प्रतिभाशीलता में हेल्प करती है। तो ये दोनों ही आपका यहाँ पर सही होगा। आंसर आपका डी, बी और सी का संयोजन जो है वो सही होगा, क्योंकि केवल वातावरणीय प्रभाव ही नहीं, केवल आनुवांशिक प्रभाव नहीं, दोनों का संयुक्त रूप से प्रभाव पड़ता है। यही आपका सही होगा। और अगर इन दोनों में से किसी एक को छांटने को कहा जाए तो आप कहेंगे वातावरण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वैसे तो 50-50% ही पड़ता है। 10वां प्रश्न है शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए, स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, सभी होना चाहिए। अब देखिए, स्नेह का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। विश्वास का आप सोचेंगे हो या ना हो, पर सम्मान का तो बिल्कुल होना चाहिए। तो ये सभी आपका हो जाएगा। विश्वास का भी होना चाहिए क्योंकि विश्वास नहीं होगा कि क्या शिक्षक गलत तो नहीं पढ़ा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और भी तरीकों से इस चीज को आप जोड़ सकते हैं। 11 प्रश्न है बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन कराया मैंने आपको, धनात्मक शून्य ऋणात्मक सभी। ऐसे जब क्वेश्चन आए कि क्या संबंध होता है, किस प्रकार का संदर्भ में होता है संबंध, तो आपको ये देखना है क्या जब बुद्धि बढ़ती है तो सृजनात्मकता भी बढ़ती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल, अगर आपका बुद्धि का लेवल ज्यादा है तो आपकी में क्रिएटिविटी भी ज्यादा होगी, किसी कार्य को आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपकी बुद्धि कम होगी तो सृजनात्मकता भी कम होगी। मतलब सीधा सा संबंध आपको दिख रहा है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। तो ये कैसा संबंध को दर्शाता है, ये दर्शाता है धनात्मक संबंध को। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर ये होता कि एक घटता एक बढ़ता तो फिर वो ऋणात्मक संबंध में आता है। एक बढ़ने से दूसरे पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो वो शून्य में आता है। अगला प्रश्न है 12, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताइए। एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत या अंतः संबंध का सिद्धांत। वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो, लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आंसर की बात करते हैं तो निरंतरता, नाम में ही है निरंतर चलना, तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये कहलाता है निरंतरता का सिद्धांत। जितने भी विकास के सिद्धांत हैं उनको आपको नाम रटे होने चाहिए, क्योंकि एक वर्ष में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो उनमें से आपको छांटना था।
कभी उसके अंदर की थ्योरी नहीं पूछी जाती, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप जानते हैं थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम दिए थे, सीखने के नियम, गौड़ नियम और प्राथमिक नियम। तो इनमें से क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि अभ्यास का नियम क्या है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इनमें से कौन सा प्राथमिक नियम नहीं है, इनमें से कौन सा गौड़ नियम नहीं है, तो उनके नाम आपको रटे होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 13। मनुष्य की जो बुद्धि है उसके आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो जलवायु का कार्य है, मौसम का कार्य है, वातावरण का कार्य है या क्षेत्र का कार्य है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो जो वातावरण है इसका कार्य होता है कि मनुष्य की बुद्धि जो आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना। तो बस आपका वातावरण सही होगा। और वंशानुक्रम क्या करता है? मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, वो वंशानुक्रम के द्वारा होती है। और वातावरण इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए परिस्थितियां जो है निर्माण करता है। तो आपका वातावरण जो है इस लास्ट की लाइनों से संबंधित हो जाएगा। 14 प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, संतुलनीकरण, अनुभव या इनमें से कोई नहीं? जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास जो है उसका निर्धारक तत्व इनमें से किसको जो है वो नहीं बताया है। आंसर की बात करते हैं तो बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व में संवेदना इन्होंने बताया है, प्रत्यक्षीकरण जिसे अनुभव कहते हैं वो इन्होंने बताया है, अवलोकन बताया है, स्मृति बताया है, चिंतन बताया है और चिंतन को संतुलिनीकरण कहते हैं। तो चिंतन के साथ ये भी आपका आ जाएगा। साथ ही साथ तर्क को भी बताया है, बुद्धि को भी बताया है, अधिगम को भी बताया है, परंतु सामाजिक जो संचरण है इसको आधार इन्होंने नहीं बताया है। वाइगोस्की ने सामाजिक आधार को ज्यादातर ध्यान दिया है। ए वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व में नहीं आता है। 15 प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसप्रॉक्सिया या डिसलेक्सिया? बताइए कौन सा सही होगा। बहुत बार मैंने बताया है कि जैसे कोई चीज लिखी हुई है, आपके पास लक्स साबुन है, आप सभी जानते हैं लक्स साबुन। लक्स साबुन को आप क्या करें, ये जो लिखा हुआ भाग है इस पे ऐसे 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 रगड़ दें, तो क्या आप इन चीजों को पढ़ पाएंगे? नहीं। तो बस लक्स से ही आपको याद रखना है डिसलेक्सिया, लक्स वर्ड यहाँ आ रहा है, डिसलेक्सिया जो है पढ़ने के विकार से संबंधित है। और यहाँ पर भी वही अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई, तो पढ़ने में विकार से संबंधित बात होगी तो डिसलेक्सिया होगी। और थोड़ा सा एक और ध्यान दीजिए, वर्ड यहाँ पर कैलकुलिया लिखा है, कैलकुलिया से क्या याद रखना है? कैलकुलेशन। तो जब भी कैलकुलेशन की बात होगी तो गणित की बात आप करेंगे, गणित में ही कैलकुलेशन देखते हैं। तो डिसकैल्कुलिया नंबर से संबंधित है, गणित से संबंधित है, गणित में विकार से संबंधित है। तो आप क्या कहेंगे? लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथ। और आपका डिस्ग्राफिया भी बहुत पूछा जाता है। अच्छा, डिस्ग्राफिया में वर्ड पकड़िए, क्या है? ग्राफ। ग्राफ को आप बनाते हैं ना, खुद से लिखते हैं, तो जब डिस्ग्राफिया में ग्राफ वर्ड देखेंगे तो आपको ये याद रखना है इससे कि राइटिंग जो है लिखने से संबंधित विकार से संबंधित है। तो आप कहेंगे ट्रबल विद राइटिंग। तो ग्राफ बनाया जाता है, लिख कर बनाया जाता है, तो लिखने से ही आप इसको राइटिंग को वर्ड को जोड़िए। लेक्सिया पढ़ने से, ग्राफिया लिखने से, कैलकुलिया कैलकुलेशन यानी कि गणित से। तो यही जो है आपसे तीनों पूछे जाते हैं। आंसर मैंने बता दिया, यहाँ पर डिसलेक्सिया हो जाएगा। 16 प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है विद्यालयों से, सामाजिक आर्थिक स्तर से, परिवार से, सभी से? कौन सा सही होगा? तो सामाजिक विकास जो है न केवल विद्यालय से प्रभावित होता है, न केवल सामाजिक आर्थिक स्तर से और न केवल परिवार से, जबकि सभी से प्रभावित होता है। डी आपका सही हो जाएगा। अगला है, पुरस्कार और दंड जो है क्या है, कैसा प्रकार का प्रेरक है? सकारात्मक है, स्वाभाविक है, कृत्रिम है या अर्जित है? अब आप देखते हैं पुरस्कार और दंड को, तो आप कहेंगे क्या ये सकारात्मक प्रेरक है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे पर ये निगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। स्वाभाविक प्रेरक है, तो स्वाभाविक प्रेरक भी नहीं है क्योंकि बाहर से दिया जा रहा है। कृत्रिम प्रेरक है, तो यहाँ पर ये आपका फिट बैठेगा क्योंकि जो व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। पुरस्कार और दंड ऐसा नहीं कि केवल निगेटिव सेंस में ही दिया जाता है, दिया इसलिए जाता है कि बच्चे उसको पॉजिटिव सेंस में लेकर उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखे। पर ये किस प्रेरक जो है किस टाइप में आता है उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो कृत्रिम प्रेरक में आता है। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अर्जित प्रेरक क्या होते हैं? जो पहले से नहीं मौजूद होते हैं, जन्मजात नहीं होते हैं, बाहर आकर आप कह सकते हैं अर्जित किए जाते हैं। जैसे कि रुचि है, आदत है, ये सब आप अर्जित करते हैं। जन्मजात में क्या आते हैं? जैसे कि आपके भूख प्यास, काम, निद्रा, ये सब जन्मजात में आते हैं। स्वाभाविक में क्या आते हैं? स्वाभाविक में जैसे कि व्यक्ति जो में स्वभाव से ही पाए जाते हैं। आप देखते हैं ना, किसी का खेल में इंटरेस्ट होता है, आनंद प्राप्त करना, सुझाव देना, इस टाइप की चीजें आती हैं स्वाभाविक में। कृत्रिम में जैसे पुरस्कार और दंड है, इसके अलावा प्रशंसा जो है वो कृत्रिम में आती है। और आपका
सहयोग आ सकता है इसमें, और आपका इसमें निंदा आ सकती है, ये सब कृत्रिम प्रेरक में आते हैं। एक जो होता है जैविकीय प्रेरक, उसे भी जन्मजात या शारीरिक प्रेरक कहा जाता है। एक आता है मनोवैज्ञानिक प्रेरक, उसमें हम कहेंगे जन्मजात या शारीरिक प्रेरक कहा जाता है। सामाजिक प्रेरक होता है जो कि आत्म प्रदर्शन, आत्म सुरक्षा, सामाजिकता इसको दर्शाता है। अगला देखते हैं 18, कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम ने सिद्ध किया कि अधिगम जो है बताना है आपको एक स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि, प्रयत्न और जो त्रुटि है उसकी एक घटना, संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति या उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक संबंध। तो बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका ऑप्शन संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति सही होगा। वैसे ये क्वेश्चन आता है तो संज्ञानात्मक संकार्य है करके ऐसे ऑप्शन में आता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में इस टाइप का क्वेश्चन शायद प्रीवियस ईयर में आ चुका है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा-सा बदल दिए गए हैं, तो आपका संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति सही हो जाएगा। 19 प्रश्न, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है, बताइए क्या कहते हैं? अभी मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया या फिर ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है डिस्लेक्सिया। लक्सिया में मैंने बताया लक्ष्य से वर्ड याद जोड़िए कि आप कोई चीज़ लिखे है, उस पे ऐसे कर देंगे तो पढ़ नहीं पाएँगे, तो पढ़ने से संबंधित आपका है डिस्लेक्सिया। कैलकुलिया, कैलकुलेशन यानी गणित संबंधी विकार है। इसमें ग्राफिया बनाया जाता है, बनाने से संबंधित राइटिंग की जाती है, राइटिंग मतलब लिखावट से संबंधित है। बस सी वाला आपका ऑप्शन डिस्ग्राफिया यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 19 नंबर का सी वाला ऑप्शन। 20 प्रश्न आपका कह रहा है अहम डैश के नियम पर कार्य करता है, नैतिकता, सुख, वास्तविकता या कल्पना, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? अहम की बात यहाँ पर वही की गई है जो हमने 3 टाइप्स देखे थे, किसमें? अहम, परम अहम, इदम। इदम, अहम, परम अहम, ये 3 काम करते हैं। तो इदम में क्या होता था? जो आपकी वो इच्छाएँ, दमित इच्छाएँ, और अहम क्या करता था? अहम क्या कहता था कि आपको अपनी वास्तविकता पता होना चाहिए। वैसा मैंने एक एग्जाम्पल के ज़रिए पिछले मॉडल पेपर में आपको बताया था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लियर आप आंसर सी टिक करके आएँगे कि वास्तविकता के नियम पर आधारित होता है अहम। यही आपका सही हो जाएगा। और जो परम अहम होता है वो सामाजिक मान्यताएं, संस्कार, आदर्श उनसे संबंधित होता है, अगर परम अहम आपसे पूछा गया होता है। 21 प्रश्न, इनमें से कौन सा सीखने के सही उत्तर हैं? तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान। दूसरा है तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। तीसरा है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। और चौथा है तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं, सी वाला आपका ऑप्शन तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान, ये आपका सीखने का सबसे सही स्तर होता है। और ब्लूम महोदय जो हैं उनके भी बहुत पूछे जाते हैं शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो संज्ञानात्मक जो उनके स्तर 6 थे वो एक इससे पहले मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया था। सभी मैंने स्तर बता दिए थे। इसमें ज्ञान, समझ, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन उनका वो क्रम चलता है। उसी के ये लगभग-लगभग कह सकते हैं अन्य नाम हैं। अगला प्रश्न है 22, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना कि एक क्वेश्चन आपका आ चुका है जिसमें इसी के अन्य नाम पूछे जाते हैं। तो बताइए समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। तो आप क्या कहेंगे इन चार ऑप्शन में से? बिल्कुल नैमित्तिक अनुबंधन आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 है कि निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? ऑप्टिक एट्रोफी या फिर एस्टिग्मेटिज्म या फिर हाइपर या हाइप्रोमिया, और चौथा है रिफ्रैक्शन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो ये आपके लिए नया प्रश्न होगा क्योंकि इससे पहले हमने इस प्रश्न के बारे में बात नहीं की है। आंसर की बात करते हैं तो आपका हाइप्रोपिया बिल्कुल सही होगा। हाइप्रोपिया शब्द दूरदर्शिता के लिए जो है वो दिया जाता है। इसमें आँख की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें प्रकाश पीछे केंद्रित होता है। रेटिना के पास की जो चीज़ें हैं उनमें धुंधलापन दिखाई देता है, जबकि जो दूर की चीज़ें होती हैं उनमें सामान दिखाई देता है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 24, कि सूक्ष्म शिक्षण की खोज किसके द्वारा की गई थी? अच्छा प्रश्न है। लियो लॉन्ग, रीड हॉस्टिंग्स या फिर स्टीव सैम्पसन या फिर ड्वाइट एलन, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर ड्वाइट एलन जो है वो सही होगा। अधिकतर जगह केवल एलन नाम देखने को मिलता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे एलन। इनके द्वारा जो शिक्षक हैं उनमें विभिन्न शिक्षण कौशल विकसित करने के लिए 1963 ईस्वी में सूक्ष्म स्थापना की गई थी, और सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको लघु क्रियाओं में आप कह सकते हैं बांटता है। अगला है एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मौलिक मतलब नवीन तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। तो पियाजे ने इसे कहा है अंतर्ज्ञान। तो पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा चरण है जिसका जो है ये अर्थ है? साकार संचालन या फिर पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? अंतर्ज्ञान का है पियाजे के अनुसार, साकार संचालन, पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन या इनमें से कोई नहीं।
आंसर की बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन पूर्व संचालन जो है वो सही होगा, जिसमें आप कहेंगे कि बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं, अंतर्ज्ञान पियाजे ने कहा है और ये आपका पूर्व जो है वो संचालन में आ जाएगा। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अंतर्ज्ञान जो है कहा है पियाजे ने कहा है, किसको कहा है, इस पॉइंट को भी। 26 प्रश्न, यदि बच्चों का एक समूह दिवाली त्योहार उत्सव पर एक परियोजना को पूरा करने के माध्यम से बहुत सारे गणितीय कौशल सीखता है, तो ये किस रूप में जाना जाएगा? आकस्मिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या गैर औपचारिक शिक्षा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आप क्या कहेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा जो है वो सही होगा। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आपकी ये परियोजना जो है उसके माध्यम से गणितीय कौशल जो है बच्चा सीखेगा। अगला है, और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में तो आप जानते हैं कि औपचारिक जो एक औपचारिकता है, जैसे स्कूल विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है, अनौपचारिक का कोई बाउंडेशन ना हो, नॉर्मली आप घर में भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो वो एक अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 27, कि जिन इच्छाओं की पूर्ति जो है नहीं होती उनका भंडार ग्रह जो है इनमें से कौन सा है? इदम, इदम और अहम, अहम परम अहम, बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर इदम जो है वो सही होगा। मैंने बताया ना, जिन जो दमित इच्छाएं होती हैं, जो नहीं पूरी होती हैं, वो आपकी आती हैं इदम में। 28 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? शारीरिक सीमा, विद्यालय का असहयोग, प्रेरणा की सीमा, ज्ञान की सीमा, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन विद्यालय का जो असहयोग है ना, ये आपका किसी भी प्रकार से अधिगम के पठार के कारण में नहीं आता है। बाकी शारीरिक सीमा हो गई, कहते हैं ना कि एक काम करते करते थकान हो जाती है। प्रेरणा की सीमा है, एक टाइम तक मोटिवेशन काम कर रहा है फिर नहीं। ज्ञान की सीमा भी है, ये सब अधिगम के पठार के कारण के अंतर्गत आते हैं, पर विद्यालय का असहयोग नहीं आता है। होता क्या है अधिगम का पठार, जहाँ पर सीखने की जो गति होती है वो आप कह सकते हैं नगण्य हो जाती है, तो वो आपका आता है अधिगम का पठार। 29 प्रश्न है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? उसने जो असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति है वो देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, दंडित सीधे सीधे काट दीजिए, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। अब बताइए, कहने का मतलब है टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं सौरमंडल, बच्चे ने पूछ लिया चट्टान से क्वेश्चन, या बच्चे ने एकदम लीक से हटकर पूछ लीजिए, हम कह रहे हैं कि गणित से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लिया। अब वही कहने का मतलब जो असंबंध उस टॉपिक से संबंध नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन सबसे बेहतर होगा, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर दें, ताकि जो अन्य बच्चे हैं वो इससे जो है प्रभावित ना हो, क्योंकि आपको सबको ध्यान में देकर शिक्षा देनी होती है। अनुमति देंगे नहीं देंगे ये यहाँ पर कोई भी तरीके से सही नहीं है। लास्ट प्रश्न है आपका बाल विकास का, इसके बाद हिंदी के प्रश्न देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। कुत्ते के साथ पावलाव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका उपयोग उस जो भोजन है उसका वर्णन करने के लिए किया गया था, जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार जो है वो टपकाता था? स्वाभाविक अनुक्रिया, तटस्थ उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जो आपने सिद्धांत पढ़ा है उसके अंतर्गत आपसे सिद्धांत में जो उसके मेन पॉइंट है उससे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? फिर से प्रश्न को समझ लीजिए, कुत्ते के साथ पावलाव का जो प्रसिद्ध प्रयोग हुआ था, कौन सा ऐसा शब्द था जिसका उपयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार जो है वो टपकाता था? चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? वो आपका जो है स्वाभाविक उद्दीपक में आ जाएगा, क्योंकि पहले भोजन दिखाया जाता था, स्वाभाविक रूप से लार आती थी, फिर उन्होंने कृत्रिम उत्प्रेरक से जोड़कर उसको बताया था, पर पहले स्वाभाविक उद्दीपक आपका आता है। बस यही आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हिंदी के प्रश्नों की तरफ, जिसमें प्रश्न 31 से 42 एक आपका गद्यांश दे रखा है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। संस्कृति किसी दो मंजिला मकान की तरह होती है। पहली मंजिल पर एकदम मूलभूत मगर चिरंतन जीवन मूल्य होते हैं। इसमें परस्पर सहकार्य, न्याय, सौंदर्य जैसे मूलभूत तत्व होते हैं। ये मूल्य समय से परे होते हैं। पहली मंजिल पर दूसरी मंजिल का निर्माण किसी समाज की विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप होता है। धार्मिक, ऐतिहासिक परंपरा, आर्थिक लेन-देन, स्त्री पुरुष संबंध और परिस्थितिजन्य अन्य मूल्यों का निर्माण में योगदान होता है। ये व्यवस्था मूलतः संरक्षणात्मक होने के कारण तरह-तरह के प्रतीक, परंपरा, रूढ़ि, अंधविश्वास इनका भी एक पिंजरा बनाती है। इससे पहले मंजिल के जो मूलभूत मूल्य हैं
उनकी उपेक्षा होने लगती है, समाज को भ्रम होने लगता है कि दूसरी मंजिल की मूल व्यवस्था ही अपनी जो सच्ची संस्कृति है, भ्रम से कई तरह की विकृति उत्पन्न होती है, सामाजिक परिवर्तन से संघर्ष करने लगती है। वस्तुतः आज इन्हीं परिस्थितियों को मात देकर नई संस्कृति का निर्माण करना देश के सामने सबसे बड़ा कार्य है। इसमें शिक्षा पद्धति और प्रसार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा से भावी जो पीढ़ी है उस पर सांस्कृतिक निष्ठा के संस्कार डाले जाते हैं। हमारी जो शिक्षा है वो इस कटौर कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। समाज में विषमता की खाई चौड़ी करने में ही इसका योगदान रहा है। ये अमीरों की दोस्त और गरीबों की दुश्मन हो गई है। एकाध ठीक ठाक पाठशाला में बच्चे को प्रवेश दिलाने में बीज हमारा 20,000 जो रुपए है उस तक का हफ्ता देना पड़ता है। तो इतनी सारी चीजें हैं। पैराग्राफ हमने पढ़ा इसलिए क्योंकि इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ज्यादा हैं। 31 प्रश्न कह रहा है परस्पर सहकार, न्याय, सौंदर्य को संस्कृति के मूल तत्व क्यों कहा गया है? बताइए कौन सा सही होगा? क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 प्रश्न है संस्कृति के मूल तत्वों की उपेक्षा क्यों होने लगती है? तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि संस्कृति के जो मूल तत्व हैं वो इतने दुसाध्य हैं कि उन्हें हर समय बनाए रखना कठिन होता है। बस ए वाला सही हो जाएगा। 33 प्रश्न है संस्कृति को दो मंजिला मकान की तरह क्यों जो है वो बताया गया है? इसलिए बताया गया है क्योंकि उसके दो अलग-अलग जो है वो घटक हैं। डायरेक्ट हम आंसर की बात कर रहे हैं क्योंकि ये सब आप पैराग्राफ पढ़ के स्वयं से कर सकते हैं। 34 प्रश्न है कि संस्कृति के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक जो है वो कौन जो है वो हो सकता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे शिक्षा जो पद्धति है उसमें जो बदलाव है ये संस्कृति के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक हो सकता है। 35 प्रश्न है शिक्षा जो पद्धति है वो सफल क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि क्या हो रहा है कि अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा है, गरीब और ज़्यादा ग गरीब हो रहा है, तो अमीरों और गरीबों के बीच खाई जो है वो चौड़ी कर रही है, तो यही कारण है शिक्षा पद्धति सफल जो है वो नहीं हो रही है। 36 प्रश्न है, शक्तिशाली की विजय अर्थ वाली लुकोक्ति है, एकता में बल, अपना हाथ जगन्नाथ, जिसकी लाठी उसकी भैंस या जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे इन चारों ऑप्शन में से आपका सी वाला सही होगा। शक्तिशाली की विजय का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला है कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शब्द भंडार वृद्धि, भावों की अनुभूति, तुकबंदी का ज्ञान या रोमांच की अनुभूति? तो कविता शिक्षण के अंतर्गत सिखाने का मुख्य उद्देश्य होता है आपका बिल्कुल ऑप्शन आपका बी वाला भावों की अनुभूति। क्योंकि जो कविता शिक्षण है उसमें जो भाव निकल रहे होते हैं उनको अनुभूति वो आपका मेन उद्देश्य होता है। 38 प्रश्न है कि क्षणिक शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है? शाश्वत होता है, नश्वर होता है, सनातन होता है, अमर होता है। क्षणिक मतलब होता है थोड़ी देर के लिए और शाश्वत मतलब होता है लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए इस टाइप के संदर्भ में यूज़ करते हैं। ए वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा। अगला है मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा को क्लिष्ट बनाता है, भाषा की शोभा बढ़ाता है, प्रभावी भाषा का निर्माण करता है या अनिवार्य है? तो अनिवार्य तो नहीं है क्योंकि ज़रूरी नहीं हर जगह यूज़ हो। प्रभावी भाषा का निर्माण करता है, ये आपका हो सकता है। सी वाला ही आंसर यहाँ पर होगा भी, प्रभावी भाषा का निर्माण जो है ये करता है। 40 प्रश्न है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? लेखन कौशल की बात की गई है। श्रुत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास या अपने अनुभवों को लिखना। कौन सा सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे जो अपने अनुभव हैं उनको लिखना जो है ये लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर विधि हो सकती है क्योंकि उसमें अपने विचार बच्चा रखेगा। 41 प्रश्न है कहानी जो है सुनाने से बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है या बच्चे प्रसन्न होते हैं। कौन सा सही होगा कहानी सुनाने से? तो कहानी सुनाने से बच्चे में क्रिएटिविटी आती है, कल्पना शक्ति आती है, चिंतन शक्ति आती है, यही आपका बिल्कुल सही होगा। अनुशासन से कोई लेना देना नहीं, एकाग्रचित से कोई लेना देना नहीं है। प्रसन्न होते हैं पर उसका कहानी से कोई उद्देश्य में नहीं आएगा। 42 प्रश्न एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। दूसरा है बच्चे जो है वो भाषा संसाधनों का अभाव है। तीसरा कह रहा है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना या बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। अब महत्व से परिचित कराना कोई चुनौती है भला? बिल्कुल नहीं होगा आंसर। भाषा संसाधनों का अभाव है तो ऐसा भी कुछ नहीं है। भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना बिल्कुल कोई नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती होती है एक क्लास, ऐसी क्लास जिसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हों, भाषिक कक्षा, उसके शिक्षण के लिए उचित ऐसी रणनीति तैयार करना हर बच्चा समझ सके। अब कोई मराठी बोल रहा है, ऐसे समझिए कोई मराठी बोल रहा है, कोई असमिया भाषा बोल रहा है, तो कोई तेलुगु भाषा बोल रहा है। ऐसे अगर अलग-अलग भाषा वाले कोई क कक्षा है और उसमें आपको पढ़ाना है, तो उसके लिए एक
विशेष प्रकार से टीचर के लिए चैलेंज हो जाता है, तो आप कहेंगे ये है आपका सबसे बड़ी चुनौती। अगला प्रश्न है 43, बच्चे विद्यालय आने से पहले कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशलों पर पूरा अधिकार रखते हैं, या फिर आपका अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तो कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे कोरी स्लेट तो बिल्कुल नहीं होते, एक ऑप्शन कट जाएगा, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, ये भी आप नहीं कहेंगे क्योंकि बोलना आता है पर उनमें थोड़ी-थोड़ी धीरे-धीरे दिशा प्रदान की जाती है। चारों कौशल पर पूरा अधिकार नहीं होता, चारों कौशल का मतलब कौन-सा है? LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और हिंदी में इसी को ये चारों कौशल कहा जाता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्या कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये बच्चा जैसे आता है, अब गाँव की जैसे वो भाषा विशेषकर जैसे आ रहा है गाँव से प्राथमिक विद्यालयों में, तो वो उनकी वहाँ की भाषा अपनी खुद की होती है और वो जो भाषा होती है, वो नियमबद्ध व्यवस्था के अंतर्गत होती है, व्यवहारिक कुशलता से भी भरपूर होती है, परंतु उसमें व्याकरण नहीं होता है। इस चीज़ को समझिए, वो आपकी व्यवहारिक भाषा तो है, पर व्याकरण जो नियम है, उससे भिन्न होती है। वो अपनी मातृभाषा में अपने आस-पास परिवेश से जो सीखता है, वो होता है। तो वही यहाँ पर पूछा गया था जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उनकी भाषा कैसी होती है कि सर, मतलब हम जैसे नॉर्मल बोलते हैं कि मैं जैसे बोल के एक सेंटेंस बताऊं, तो जैसे कि मैं चिड़ियाघर गया और मैंने वहां पर बंदर देखा। अब वही एक अपना जो मातृभाषा से सीखा हुआ बच्चा है वो कैसे कहेगा, सर जी हम गए रहन चिड़ियाघर, वहां देखो रहा है बंदर हुआ उलरत रहा है। तो मतलब लैंग्वेज आप देख रहे हैं, ये जो डिफरेंस आता है वही यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित, कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधन है, बाधक है, त्रुटियों को बढ़ावा देती है, या बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। तो पत्र पत्रिकाएं, आप इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा होगा? तो बिल्कुल आपका साधन है, बिल्कुल सही होगा। पत्र पत्रिकाएं भी पाठ्य सामग्री होती हैं जो भाषा को सीखने में एक साधक का कार्य करती हैं। अगला आपका है 45 प्रश्न, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बच्चों का शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, बिल्कुल आपका सही है। उन्हें सख्त निर्देश देंगे, आगे से गलती ना करें, बिल्कुल गलत है। उनकी त्रुटियों पर ध्यान ही नहीं देंगे तो फिर तो बिल्कुल ही गलत है। और शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, इस तरीके की भी चीजें नहीं करनी है। ए वाला आपका बिल्कुल सही है। शब्दों को सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे ताकि जो त्रुटि कर रहे हैं उसको समझ सकें। अगला देखते हैं 46 से 51 तक आपको यहाँ पर पंक्तियाँ दे रखी हैं, पद्यांश दे रखा है कि नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो ये कविता जो है उसके पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? जो उजाला फैलाते हैं, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं, या जो केवल सपनों में खोए रहते हैं। कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे जो स्वाभिमानी है, साहसी हैं, निर्भीक हैं, उनकी बात यहाँ पर की गई है, उसी की ओर इशारा किया गया है। अगला देखते हैं 47, कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए, भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली होनी चाहिए, अंधकार को चीरने वाली होनी चाहिए, या फिर दूर की चीजों को साफ-साफ देखने वाली होनी चाहिए। तो आपका जो कविता है उसके अनुसार आंसर पूछा गया है, तो उसके अनुसार आंसर ए वाला होगा कि व्यक्ति की दृष्टि भविष्य का प्रतिबिंब देखने वाली होनी चाहिए, दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए, ये आपका सही होगा। 48 है ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है, स्वप्नशील रहना, सपनों को आमंत्रित करना, ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। तो कौन सा सही होगा? तो आपका उच्च कोटि के सपने देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना, ये बिल्कुल जो है वो सही होगा। ऊंचे से ऊंचे सपनों का निमंत्रण देने का भाव। 49 प्रश्न है, तम शब्द का पर्याय जो है वो क्या है? अंधकार होता है, निशा होता है, यामिनी होता है, रात होता है। एक ना एक ऐसे प्रश्न आपसे पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, तत्सम तद्भव ऐसे पूछा जा सकता है। आंसर की बात करते हैं तो तम शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका बिल्कुल अंधकार। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, अंधेरा, अंधकार, ये सभी। 50 प्रश्न है, नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने ना झुकने की बात की गई है? अन्यायी राजाओं के सामने, दुनिया के व्यक्तियों के सामने, विषम परिस्थितियां और अन्याय के सामने, या दुनिया के सभी देशों के सामने। आंसर की बात करते हैं तो जो विषम परिस्थितियां है ना, अन्याय है, उसके सामने की बात की गई है, वो नहीं झुका करते जो दुनिया से।
51 सीधी रीढ़ भी वहाँ पर सबसे लास्ट में लाइन में बताया गया था, तो वही सीधी रीढ़ का क्या अर्थ है? स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, अभिमानी सीधे-सीधे नेगेटिव दिख रहा है, काट दीजिए। आत्मनिर्भर होना या सीधी बात कहना, सीधी बात भी नहीं होगा। इन दोनों में से कौन-सा होगा बताइए? आंसर की बात करते हैं तो सीधी रीढ़ का मतलब है आत्मनिर्भर होना, यही आपका सही हो जाएगा। नहीं, आत्मनिर्भर नहीं है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग स्वाभिमानी और स्वावलंबी होगा, ए वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर कविता जो है उन्हीं लोगों के साथ खड़ी है जो निर्भीक होकर सीधे खड़े रहते हैं, जो विषम परिस्थितियां आने पर भी डट कर मुकाबला करते हैं, तो वो संदर्भ आत्मनिर्भर होने का नहीं आ रहा है, वो संदर्भ आ रहा है स्वाभिमानी और स्वावलंबी का। ए वाला ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर 52 से 55 तक जो है आपको उचित विकल्प चुनना है। 52 प्रश्न कह रहा है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? पहला कह रहा है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन, बच्चों से किताब पढ़वाना, परियोजना कार्य करवाना या लिखित परीक्षा लेना। तो क्लियर आपको दिख रहा है क्या कि भाषा प्रयोग का जब अवलोकन आप करेंगे तो उससे आप भाषा का आकलन कर सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। 53 प्रश्न है पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना या बच्चों की रचनात्मकता का विकास। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो समेकित करने का जो उद्देश्य है वो नहीं है कि बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षा को समेकित करने को लेकर पूछा गया है। तो इससे बच्चों के लेखन में परिपक्वता जो है वो लाना किसी प्रकार से उद्देश्य नहीं होता है, उनकी रचनात्मकता में विकास होता है, बच्चों को आनंद की अनुभूति हो, ये सब होता है, वो रीजन होता है। 54 प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चों ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, बच्चों की भाषा ही पूंजी है या मानक स्वरूप लिए होते हैं। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से बच्चों की भाषा ही पूंजी है, ये जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है 55 कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? रंगीन चित्र, सरल जानकारी, छोटी रचनाएं या रोचक विषय वस्तु। कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे रोचक विषय वस्तु जो है आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही, इस चीज को ध्यान दीजिए, बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार होना चाहिए, इंटरेस्ट बच्चे का हो, यही आपका सही होगा। 56 है फिट और इंसान शब्द जो है देशज है, आगत है, तत्सम है या तद्भव है। अच्छा प्रश्न है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो फिट और इंसान बी वाला आपका आगत शब्द है, जिनको हिंदी भाषा में भी आगत शब्द के रूप में अपनाया गया है भले ये विदेशी शब्द, तो ये फिट और इंसान आगत शब्द हैं, यही आपका सही होगा, इनको हम कहीं बाहर से लेते हैं। 57 प्रश्न, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? भय, जीव, स्वभाव या प्रकृति। बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे जो भय है, इसमें आप इक प्रत्यय नहीं लगा सकते, क्योंकि भय करके कुछ बनेगा नहीं। इक बाकी सब में लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर लगाएंगे तो जीवक, स्वाभाविक, प्राकृतिक, इस टाइप से, पर भय में आप नहीं लगा सकते। ए वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपराध शब्द है भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। बढ़िया प्रश्न है, बताइए कौन सा सही होगा? अपराध आप खुद से सोचिए कि ये क्या प्रकट कर रहा है, कि आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आपराधिक प्रवृत्ति है, और जब प्रवृत्ति की बात हो तो वो क्या प्रकट करती है? भाव को प्रकट करती है। तो भाववाचक संज्ञा आपका ए वाला सही होगा। ना ये पदार्थ है, ना व्यक्ति है, ना जाति है। जाति में क्या होता है? जाति में मतलब किसी संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे हम आपसे ये कहें कि नदी, तो उसमें गंगा नदी भी आ जाएगा, उसमें यमुना नदी भी आ जाएगा। तो नदी क्या है? नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। तो आपका यहाँ पर आंसर भाववाचक सही होगा। अगला देखते हैं 59, प्रत्यय युक्त शब्द है प्राचार्य, प्राप्तव्य, प्रवीण या प्रारूप। कौन सा सही होगा? प्रत्यय की बात की गई है, उपसर्ग की नहीं। कई बार क्या होता है, हमने प्रा देख लिया और ध्यान नहीं दिया, ऊपर प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय मतलब जो अंत में आए, तो अंत में कौन सा बताइए इनमें से प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका प्राप्तव्य जो है ये आपका नहीं है, बाकी प्राचार्य में भी आपका प्रत्यय है, प्रवीण में भी और प्रारूप में भी। देखते हैं अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको पसंद आए, चीजें समझ आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। 60 प्रश्न है, दिए गए सरस्वती शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द जो है वो बताना है, शारदा, वनिता, नलिनी या सुरसरी। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो सरस्वती का पर्यायवाची होता है आपका शारदा।
ए वाला सही होगा। और कौन-कौन से होते हैं? तो वीणा पाड़ी होता है, विमला होता है, वाक होता है, भारती होता है, ब्राह्मी होता है, भासा होता है, हाटक होता है, वागीश भी होता है, वागेश्वरी भी होता है। ये सभी जो है वो सरस्वती शब्द के पर्यायवाची हो जाएँगे। चलिए अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। आंसर हम इसका देखेंगे आज ही के शाम के 8 बजे वाली क्लास में, क्योंकि आप ही जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है दोपहर के 3 बजे लाइव आकर देख सकते हैं, और शाम के 8 बजे में हम पर्यावरण और संस्कृत के 30-30 यानी टोटल 60 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी प्रणाली किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है या ऑस्ट्रेलिया से? जितने भी आपके इस टाइप से इंपॉर्टेंट हैं कि आपका नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, इस टाइप की जितने भी हैं उनको याद कर लीजिएगा, कई बार यहाँ से एक ना एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आंसर अपना एबीसीडी में से कौन-सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।